फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बीआई। तो काफ़ी दिन हो गए हमने कोई क्लास रिकॉर्ड अच्छे से नहीं की क्योंकि इंटरनेट की दिक्कत आ रही थी, अपलोडिंग की दिक्कत आ रही थी। तो बैक टू हम अप्रॉक्सीमेटली बाय तब तक अपने पास टाइम नहीं कि हम इस क्रैश कोर्स में कर पाएँ, बट फिजिक्स हम खत्म कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई शुरू करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आइज में हम सबसे पहले थोड़ा आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर इसके जो टॉपिक हैं हम वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो ह्यूमन आइज में कोई बेसिकली 6-7 पार्ट होते हैं आंख के हमारे पास। ठीक है, उसमें से मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं ऑप्टिक्स नर्व से। ऑप्टिक्स नर्व्स बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मेरे पास सिग्नल एक्सेप्ट करता है एंड ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाता है। जो आंख ने देखा उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो लेंस लगा होता है उसकी। अब जो मेरे पास आंख होती है, आंख में जो सबसे पहले मेरे पास लेंस है वो होता है क्रिस्टलाइन लेंस, या फिर एक कन्वेक्स लेंस भी होता है, एक फ्लेक्सिबल और जॉली मटेरियल से बना हुआ लेंस। ठीक है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कह देते हैं, और इसको अगर कई बुक्स में इन्होंने आई लेंस भी कहा हुआ है। बेसिकली ये कन्वेक्स लेंस होता है, बट इसका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा जॉली टाइप का होता है, मस्कुलर यानी कि फ्लेक्सिबल मटेरियल से ये बना होता है, ताकि ये अपनी जो वेवलेंथ है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एडजस्ट कर पाए। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होने के कारण अपनी वेवलेंथ इजीली एडजस्ट कर सकता है, यानी कि फोकल लेंथ इजीली एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि इसको अगर दूर और नेड़े, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ राइट, तो मेरे मान लो ये हाथ मुझे इजीली देखना है तो मैं मेरे हाथ पे फोकस करूँ। अगर मैंने कोई दूर की चीज देखनी है तो मेरा फोकल लेंथ वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये जो लेंस है एक जॉली टाइप के मटेरियल का बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो आंख को देखने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है लाइट। अगर लाइट ही नहीं है तो हम देख ही नहीं पाएंगे बेसिकली। और लाइट का जो लेके आने का काम आंख तक करता है वो करता है कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया क्या काम होता है? बेसिकली ये हिंदी में से कहते हैं श्वसन मंडल। इसमें क्या होता है, मेरे पास जो आई के पास जो जितनी आंख को लाइट चाहिए देखने के लिए उतनी लाइट ये आंख तक पहुंचाता है। ठीक है, ताकि हमें चीजें जो हैं इजिली विजिबल हो सके। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्ड्रिया है उसने लाइट ले आया। अब लाइट की जो एडजस्टमेंट है वो करती है इरिस, बेसिकली पुपिल करती है। पुपिल लाइट के अकॉर्डिंगली अपने आप को फैला लेती है। अगर लाइट कम है तो पुपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुपिल है अगर लाइट कम है तो पुपिल अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, ताकि हमें इजिली हम चीजों को देख सकें। अदरवाइज अगर लाइट ज्यादा है तो ये अपना साइज को स्कूर लेती है या फिर कम कर लेती है। ठीक है, और लाइट की एडजस्टमेंट और पुपिल के साइज ज्यादा ना फैले और ज्यादा छुकड़े ना, वो देखता है इरिस। इरिस का बेसिक काम यही होता है कि वो पुपिल के साइज को मेंटेन करे, ना तो वो ज्यादा फैलने दे ना ही उसे कम फैलने दे। अब लाइट आ गई, लाइट की मैनेजमेंट होगी, लेंस ने इमेज देखनी है राइट। अब जो इमेज है वो इमेज बनेगी कहाँ पे? वो इमेज बनती है रेटिना पे, और ये इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनती है बेसिकली। ठीक है, तो जो लेंस है, लेंस ने जो इमेज फॉर्म करनी है वो इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा इस रेटिना पे। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन मैंने बनाया हुआ है इस पे वो अपनी इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, रेटिना का काम यही होता है कि वो इमेज जो उस पर बनी है, एक तो उस पर इमेज बनती है, सेकेंडली वो क्या करता है उस इमेज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक्स नर्व तक पहुंचाता है, और ऑप्टिक्स नर्व्स फर्दर जो इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है, एंड ब्रेन कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ब्रेन आइडेंटिफाई करके ये बताता है कि जो चीज तुम्हारे सामने है वो क्या है। उसके बाद एक चीज और, जो मेरे पास ये लेंस लगा है वो लेंस लगा होता है स्लेरी मसल्स में। स्लेरी मसल मतलब की एक ऐसे टाइप के मसल है जो लेंस को, या जिनमें लेंस लगा होता है, और ये मसल्स की वजह से लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो एडजस्टमेंट इजीली कर सकता है। ठीक है, तो लेंस की जो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट है वो भी इन मसल्स पे ही डिपेंड करती है।
और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आई का साइज होता है 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि डायामीटर जो है आई का वो इतना होता है। ठीक है, जो आई का डायामीटर है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, और इस एरिया में जो ये बचा हुआ एरिया है इसमें एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। एंड जो इतना इतना ये वाला एरिया है इसमें जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर्स। ठीक है, यानी कि लिक्विड टाइप या फिर फ्लूइड टाइप का जो मटेरियल होता है इसके अंदर उसको विट्रस कहेंगे, और जो लेंस के और कॉन्ड्रिया के बीच में होएगा उसको हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन में बेसिकली मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास लाइन आई है, अब आई की जो एक्यूमुलेशन पावर होती है वो इनफाइनाइट हम कह सकते हैं। कि बेसिकली होता क्या है कि जो ये लेंस है मेरा एक अपनी फोकल लेंथ कितनी मैक्सिमम बढ़ा सकता है और कितनी मैक्सिमम ये कम कर सकता है, वही होगा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। बेसिकली इसने जो है इमेज बनानी है रेटिना पे, अगर ऑब्जेक्ट इसके कितना करीब, अब मिनिमम ऑब्जेक्ट जो क्लियर विजिबिलिटी के लिए हमें चाहिए वो चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से नियरेस्ट हमारे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम उसे क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, अगर मैं नियरेस्ट की पावर की बात करूं, ठीक है, अगर मैक्सिमम तो वो इनफाइनाइट है, उस वो मिजरेबल नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो जो इसने अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करनी है मैक्सिमम, यानी कि जो जितनी दूर ऑब्जेक्ट पर है उसके अकॉर्डिंगली, और कितना इसके करीब है ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली, वही होगी इसकी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब यही है कि जो मेरा क्रिस्टलाइन लेंस है वो मैक्सिमम अपनी कितनी पावर या कितनी ज्यादा फोकल लेंथ बढ़ा सकता है, और मिनिमम वो अपनी फोकल लेंथ कितनी वो कम कर सकता है, वही होएगा मेरा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। राइट, अब ये था तो आपको आई के बारे में। राइट, अब हम बात करते हैं जो डिफेक्ट्स होते हैं जो हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, स्पेक्स लगी होती हैं, चश्मे लगे होते हैं, वो कब कौन सा चश्मा लगता है वो देखते हैं। आई होप ये समझ आया होगा कि इतना बड़ा इसमें है नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो ये कुछ ही नहीं है। और सीबीएसई में इसमें से क्वेश्चन आने के चांस भी उतने नहीं होते, डिफेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली ही इसका डायग्राम, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली इस पे कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। क्वेश्चन आता है डिफेक्ट्स पे, या फिर तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये तुम्हारे ये रोग है तुम्हें या ये डिफेक्ट है आई का, उसमें ये लेंस लगा है वो लेंस की पावर क्या होगी, ऐसा कुछ बनता है न्यूमेरिकल टाइप्स। तो पहला डिफेक्ट जो मेरे पास है वो है मायोपिया। मायोपिया में बेसिकली क्या होता है, अब मायोपिया में मान लो तुम्हारे पास आई है, ये कुछ ऐसे से, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है लेंस। ठीक है, अब मायोपिया में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर दूर पड़ा है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, अब इसने क्या करना है, रेज आनी है ऐसे, और ये तुम्हारा है रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म होनी है। ये नॉर्मल जो जिसको कोई डिफेक्ट नहीं होता उसकी आई में कुछ ऐसा हो रहा होता है। अगर आपको मायोपिया का डिफेक्ट है तो उसमें बेसिकली जो कारण बनेगा आई की डिफेक्ट का, वो क्या होएगा कि जो दूर की चीज है वो तुम्हें दिखनी बंद हो जाएगी। मतलब होना क्या है कि जो इमेज रेटिना पे बन रही थी वो रेटिना से आगे या रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे इमेज बनना शुरू होगी, अब इस पॉइंट पे अगर इमेज बनेगी तो वो रेटिना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल नहीं होएगा। वो ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे एक लेंस यूज करते हैं, वो लेंस होता है ऐसा कुछ कनकेव लेंस। बेसिकली कनकेव लेंस के यूज से जो इमेज है वो बनना शुरू कर देती है रेटिना पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चीजें विजिबल हो जाती है। अब मायोपिया में बेसिक होता क्या है कि जो मेरे पास दूर का ऑब्जेक्ट है
मायोपिया के जो पर्सन होते हैं जिनको ये रोग होता है, उनको जो दूर की चीजें हैं वो दिखना बंद हो जाती है, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनका जो चश्मा होता है उस चश्मे में मेरे पास कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस जो लाइट रेज होती है उनको फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। अब लाइट रेज जहां से डाइवर्स होगी तो मतलब इमेज उसकी जो है वो थोड़ी आगे जाके यहाँ पर वो इमेज सही जगह रेटिना पे जाके बनना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जो दूसरी मेरे पास डिफेक्ट है वो है मेरे पास हाइपरमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आई थिंक, हाँ हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मैं यही चलो अलग से बना लेते हैं। ये नॉर्मल आई में हो रहा होता है नियरेस्ट। अब हाइपरमायोपिया में नजदीक की चीजें हमें दिखना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये मान लो यहाँ पे नॉर्मल आई में एक ऑब्जेक्ट जहां पड़ा है उसकी इमेज यहाँ पे बननी है, राइट। बट हाइपरमायोपिया में यही इमेज कहाँ पे बनने शुरू कर देती है, रेटिना के आगे निकलने पर बनना, ये मान लो यहाँ पे बनना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हम एक तो ये कनकेव लगाई हुआ है, एक और कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, सॉरी कन्वेक्स है ये, एक और कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस होने के कारण वो क्या है, लाइट रे को एक जगह पे फोकस कर देगा इस टाइप से, ठीक है। और ये डिफेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो हाइपर और मायोपिया में दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, इसमें नजदीक की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग है, लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है क्योंकि वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, वो लाइट रेज को एक जगह पे फोकस्ड कर देता है, ठीक है। अब एक और डिफेक्ट है मेरे पास, वो है प्रेसवोपिया। प्रेसवोपिया में बेसिकली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एज जो ज्यादा, हाँ मेनली सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, मतलब बेसिकली जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू एज धीरे धीरे आंख की जो पावर होती है वो कम होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उनको ये दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, ना तो उन्हें नजदीक का अच्छे से दिखता है ना ही दूर का अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए उनके लिए एक स्पेशल टाइप का चश्मा तैयार किया जाता है जिसके अपर साइड पे कनकेव लेंस का यूज होता है और डाउन साइड पे कन्वेक्स लेंस का, ताकि वो अगर वो दूर देख रहे हैं तो अपर साइड से देख के वो इजिली अपना ऑब्जेक्ट इजिली उसकी इमेज सही बननी शुरू कर दे जैसे इसमें बन रही है। अगर वो नियरेस्ट का कोई पढ़ रहे हैं कुछ तो वो कन्वेक्स लेंस से इजिली पढ़ सके, ठीक है। मतलब उनको इजिली चीजें विजिबल हो। उसके बाद जो मेरे पास है डोनेशन, अब बहुत सारे जो एजुकेटेड पर्संस हैं वो लाइट रेज को डोनेट भी करते हैं, आईज को डोनेट करते हैं बेसिकली, सॉरी लाइट रेज बोल गया मैं। आई को डोनेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। वो मेरे पास है कि एक तो जहां पे भी कोई किसी भी हॉस्पिटल में आपने पहले ये लिखवाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करके अगर मेरी डेथ होगी तो मेरे बाद मेरी आंखें या ऑर्गन सभी डोनेट हो जाते हैं, तो वो डोनेट कर देना, ठीक है। उसके लिए एक तो ऐसा हॉस्पिटल हो कि आपके जो सबसे नियरेस्ट आई हॉस्पिटल है वहां पे आप लिखवा के हो, ठीक है, कि ताकि वो जल्दी से आके अपनी आंखें निकाल सके, ठीक है। सेकंड, आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल HIV, जो शुगर के पेशेंट, डायबिटीज वगैरह, एनी टाइप, जो हेल्थी होने चाहिए बंदे, मतलब कोई रोग ना हो, कैंसर वगैरह ना हो, ताकि वो शिफ्ट ना हो दूसरे पर्सन को जिसको वो आंखें लगी, ठीक है। तीसरा इसमें क्या होता है कि आंखें जब भी निकालनी है तो 4 से 6, मतलब कि जैसे ही बंदा डेथ हो तभी आप उनको कॉल कर दो हॉस्पिटल वालों को, ताकि वो 4 से 6 घंटों के बीच में में आके आंखें निकाल दें। उसके बाद आएंगे तो आंखें भी डेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही 2-3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है आंख डोनेट करते समय, ठीक है। अब आंख तो अपना खत्म है, उसके बाद हमारे पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है मेरे पास प्रिज्म, प्रिज्म के अकॉर्डिंगली हमने रिफ्लेक्शन पढ़नी है। तो बेसिकली प्रिज्म में अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म क्या होता है,
ग्लास का बना हुआ त्रिकोणीय टाइप का ग्लास होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इंसिडेंट रे आ रही है, अब इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्ट होना है तो ये रिफ्रैक्ट होगी, राइट। अब उसके बाद जो ये रे निकलेगी इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। अब ये है इंसिडेंट रे, ये हमने बेसिकली ग्लास वाले में भी देखा था, इमर्जेंट रे जो हमने निकाली थी वही सेम ही है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब इसने जाना था ऐसे और इसने फिर ऐसे, ठीक है। तो जो ये एंगल होएगा इसको कहेंगे डाइवर्जेंट एंगल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं नॉर्मल लेता हूं, एक ड्रॉ यहाँ पे ऐसे कर लिया, दूसरा मैंने ऐसे किया। अब ये एंगल मेरा आई इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये भी, और ये जो एंगल बनेगा ये मेरा होएगा ई, मतलब इमर्जेंट एंगल, ठीक है। ऐसे कुछ रिफ्लेक्शन होती है, मतलब क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में तो इजीली पता है, रिफ्लेक्ट होके गई, फिर जो दूसरी साइड से उसकी रेज निकली वो होगी इमर्जेंट रे, ठीक है। इमर्जेंट रे जो एंड जो उसके नॉर्मल का जो एंगल है वो होएगा मेरे पास इमर्जेंट एंगल, राइट। अब इसके बाद जो लाइन इसने पाथ जो फॉलो करना था वो ये करना था, और इस रे ने ये पाथ फॉलो करना था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो ये एंगल बना है, ये एंगल मेरा होएगा डाइवर्जिंग एंगल की, कितना डाइवर्ट मेरी लाइट रे हो रही है अपने पास से, ठीक है। तो ये और जो हमने ग्लास उसमें रेक्टेंगल ग्लास वाला किया था पिछले चैप्टर में, वो लगभग सिमिलर सा है, बस फर्क क्या होता है प्रिज्म में, जो जब भी प्रिज्म में व्हाइट लाइट जाती है तो वो एक टाइप से स्पेक्ट्रम टाइप जहाँ अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाइट लाइट मान लो आ रही है जी, ठीक है। अब इसने क्या करना है, अलग अलग कलर में कन्वर्ट होना है इस टाइप, 7 अलग अलग कलर में, और वो 7 कलर होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इनको याद रखने का तरीका होता है विबग्योर, ठीक है। विबग्योर मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। तो जब भी प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट को निकालते हैं तो वो एक 7 अलग अलग रंगों में डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और इसको कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि मान लो जो मेरे पास व्हाइट लाइट है वो अलग अलग 7 रंगों में कन्वर्ट हो, उस चीज को डिस्पर्जन कहते हैं। और ये 7 रंगों वाली लाइट को हम स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं, ठीक है। जो ये 7 रंग बन रहे हैं अलग अलग, इनको हम स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसको इसी सब स्पेक्ट्रम या फिर इस जो 7 रंग कलर लाइट है इसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे एक तुम दूसरा मेरे पास प्रिज्म लगा दो तो वो फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को कन्वर्ट करता है 7 कलर लाइट में, और 7 कलर लाइट को वो फिर से कन्वर्ट कर देता है व्हाइट लाइट में, और 7 कलर्स जो एक साथ बनते हैं उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब सेम डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमें देखने को मिल जाता है जब भी बारिश हुई होती है, ठीक है। बारिश में क्या होता है कि जो नॉर्मली मेरे पास आई ड्रॉप्स होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, या वो ड्रॉप्स हवा में रह जाती हैं, तो उसमें जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो सेम प्रिज्म का काम करती हैं, वो व्हाइट लाइट या सनलाइट को अलग अलग 7 कलर के लाइट में
कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम कहते हैं हिंदी में इंद्रधनुष या फिर रेणु। क्या उसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और स्टार हमसे बहुत दूर है। मान लो यहाँ पे है स्टार, स्टार एक तरह से सन ही होता है, ये अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड ओजोन है और अर्थ के अंदर भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही हम बेसिकली स्टार एक तरह से सन ही होते हैं, बट वो दूर होने की वजह से हम उन्हें स्टार कह देते हैं। तो जैसे उनकी लाइट वैक्यूम से होते हुए ओजोन में एंटर करती है, तो वैक्यूम एक ऐसा सरफेस होता है कि जिसमें कोई गैसेस नहीं, कोई फोर्स नहीं, ठीक है। ऐसे सरफेस से लाइट होती हुई जैसे ही इसमें एंटर करेगी अर्थ सरफेस में, तो यहाँ पे ओजोन O3 गैस होने के कारण ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब डाइवर्ट होके अर्थ के सरफेस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब ओजोन के अंदर आ गए अर्थ के सरफेस में, फिर यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर ऑक्सीजन गैसेस होती हैं, तो उनसे रिफ्लेक्ट होती हुई ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि जिगजैग मोशन में रिफ्लेक्शन देते 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 हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हमें देखते समय ये लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, तारे नहीं टिमटिमाते, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। वो क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी रिफ्रैक्शंस अदर अदर गैसेस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स या अलग अलग रेयर डेंसर मीडियम से होती हुई जैसे वो लाइट हमारे तक पहुंचती है, तो उस वजह से वो ऐसा लगता है, ठीक है। रेयर डेंसर के कारण वो क्या है, रिफ्रैक्शन देती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें स्टार ट्विंकलिंग यानी कि चमकते हुए या टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। हाँ, उसके बाद है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, अब जो मेरे पास मान लो अगर सुबह सुबह हमने ये देखना हो तो हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है ये जो भी नॉर्मल हम दरखत वगैरह पेड़ वगैरह होते हैं, जब उनसे लाइट हो आती है तो उस लाइट में हमें छोटे छोटे पार्टिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या वो पूरा जो इफेक्ट होता है उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अब हमारे अराउंड बहुत सारे पोल्यूटेंट पार्टिकल, स्मोक फोग वगैरह, बहुत सारे वाटर वेपर्स के पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो हमें नॉर्मली नहीं दिखते, बट जैसे ही किसी स्पेसिफिक मीडियम पे लाइट उन पे स्कैटर करती है तो उस स्कैटरिंग की वजह से वो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो हमें विजिबल हो जाता है, और उस पाथ को ही टिंडल इफेक्ट बेसिकली कहते हैं, ठीक है। कि मान लो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो मेरे पास हैं, लाइट जैसे उन पे पड़ती है, कोई भी पोल्यूटेंट के पार्टिकल्स, वो स्मोक हो सकता है, ठीक है, धुआं हो गया बेसिकली, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। जैसे ही उन पे लाइट पड़ती है तो वो अपना पाथ शो कर देते हैं, ठीक है। तो उनका जो पाथ हमें दिखाई देता है, एक लाइन सी में उनका पाथ दिखाई देता है, जैसे उन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट एक स्कैटर करते हैं हम, ठीक है। तो उस पाथ या उस इफेक्ट जो हमें शो हो रहा है, या वो उस फिनोमिनन को ही हम टिंडल इफेक्ट बेसिकली कहते हैं। और ये नॉर्मली अगर देखना हो तो रोशनदान वगैरह से कभी लाइट आ रही है रूम के अंदर तो वहां से भी ये देखा जा सकता है जान, ठीक है। हाँ, उसके बाद है वाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। अब जो क्लियर स्काई होता है मतलब साफ आसमान, उसका रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसका एक बेसिक कारण ये है
कि जो मेरे पास ब्लू कलर होता है और रेड कलर होता है, ठीक है, और ब्लू और रेड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, हाई वेवलेंथ होती है, ठीक है। हाई वेवलेंथ होने की वजह से ये विजिबल स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रास की अगर मैं बात करूं +1 में पढ़ोगे डिटेल में, तो यहाँ पे तुम नॉर्मल लेके चलो कि जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है उसकी रेंज से ये बाहर हो जाता है, ठीक है, जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है। इस वजह से जो ब्लू कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, स्मॉल वेवलेंथ कह लो, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण हमें रेड कलर तो दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ब्लू कलर दिखाई इसलिए दे जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है और वो विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर आ जाता है, इस वजह से वो ब्लू कलर हमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं। और इसी पे डिपेंडेंट जो सन का कलर है वो हमें रेडिश दिखता है बिकॉज ऑफ हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो नॉर्मली सन से लाइट आ रही होती है वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसका कलर नीला हो जाता है। नीला कलर होने के कारण इसकी वेवलेंथ पहले से बहुत ज्यादा है, तो ये हमें रेडिश, ज्यादातर जो सनलाइट होती है वो रेडिश टाइप की, और सन वो है लाल हमें दिखाई देना, इसी वजह से इसी वजह यही कारण होता है उसका रेड देखने का, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं इतना, इसमें थोड़े बहुत सीबीएसई में तो मेरे ख्याल से मायोपी और उन पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने पावर का लेंस हम उसमें यूज कर सकते हैं, इस टाइप के, और नहीं मेरे को लगता। जहां फिर आया तो ये टिंडल इफेक्ट आ सकता है इन इफेक्ट्स में से, और कुछ इसमें से आया नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये इतना ज्यादा ब्रॉडली भी नहीं कराया, ये बस सरफेसली मैंने समझा दिया। टिंडल इफेक्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट्स में से ये करके जरूर जाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और तो इसमें कुछ बचा नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक है उसमें जाके आप देख सकते हैं, और पढ़ते रहिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए।